नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और अगले 1 घंटे में आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि जो सवाल लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी बम ब्लास्ट होने के बाद, सोलर पैनल में ब्लास्ट होने के बाद हर शख्स के मन में आ चुके हैं, उन सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या हर स्मार्ट डिवाइस जो इंटरनेट से किसी भी तरह से कनेक्टेड है, जो किसी खास फ्रीक्वेंसी पर, सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, जिसमें नेट का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो चलता फिरता बम बन सकता है? फिर चाहे वो आपका फिटबिट गैजेट हो या फिर आपके ईयरफोन्स हो या फिर आपका मोबाइल हो। पेजर तो अब चलिए हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं होता है, या फिर आपके जो तमाम कार्स के अंदर भी चिप लगे रहते हैं। अब तो सब कुछ इंटरनेट और स्मार्ट हो गया है। तो क्या जो स्मार्ट है वही आपके लिए स्मार्टेस्ट खतरा भी बन सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको बताएंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है, और अगर हाँ तो इसके लिए आपको कितना और कैसे सावधान रहने की जरूरत है। तो तमाम सवालों के जवाब अगले 1 घंटे में आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लेबनान में खलबली मची हुई है क्योंकि पहले पेजर बम होता है, फिर वॉकी टॉकी, अब सोलर पैनल में ब्लास्ट होता है। वहां के आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब कब किस चीज में ब्लास्ट हो जाए। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पहले एआई की बात होती थी वॉरफेयर में, और पहले कहा जाता था कि भाई अगला विश्व युद्ध जो है वो एआई के तहत लड़ा जाएगा, जो वॉरफेयर होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो क्या उसकी बानगी अब हम देख रहे हैं, और क्या देश, मुल्क जो हैं, इस तरह के अगर खतरे आ रहे हैं उनके लिए तैयार हैं या नहीं हैं? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लेबनान में लगातार धमाके भी हो रहे हैं। एक तरफ तो ये टेक्निकल स्ट्राइक की है इजराइल की तरफ से, लेकिन उसके साथ साथ लगातार एयर स्ट्राइक, वहां पर मासिव स्ट्राइक्स हो रही हैं क्योंकि हिजबुल्लाह का खात्मा ही इजराइल का मकसद है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी अटैक के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह जिस वक्त इजराइल को धमका रहे थे, ठीक उसी वक्त बेरूत के आसमान में इजरायली फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे। धमकी हिजबुल्लाह ने दी थी, हमला इजराइल ने किया। टेक्निकल स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ अब फिजिकल वॉर की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक किया। इन पेजर्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके बातचीत करने के लिए करते थे। इस अटैक से इजराइल ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बढ़त हासिल की। बुधवार को भी वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस और रेडियो में ब्लास्ट हुए। जिन डिवाइसेस में ब्लास्ट हुए हैं उन्हें हिजबुल्लाह ने करीब 5 महीने पहले ही खरीदा था। इजरायली सेना के प्रमुख जनरल हारजी हलेवी का कहना है कि आतंकियों की जिंदगी को इस तरह जहन्नुम बना दिया जाएगा कि वो खाना खाने और पानी पीने तक से डरेंगे। ऐसे ढेर सारे वीडियो सामने आए हैं जिनमें दिख रहा है कि सड़क पर चलते फिरते और बाजार में खरीदारी करते वक्त ही पेजर फट गए। लेबनान में देश भर में ऐसे विस्फोट हुए। इजराइल का मैसेज साफ है, वो किसी भी चीज पर अटैक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह कर सकते हैं, किसी इक्विपमेंट को बम में तब्दील कर सकते हैं। इस तरह के मैसेज बहुत असरदार होते हैं। लेकिन अब यह खतरा सिर्फ लेबनान का नहीं, पूरी दुनिया में इसका डर है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, ब्लूटूथ, वाईफाई राउटर, सीसीटीवी, जीपीएस सिस्टम, हेडफोन, टीवी, ऐसे किसी भी डिवाइस की सेफ्टी पर सवाल खड़ा हो गया है। पूरी दुनिया पर टेक्निकल स्ट्राइक का खतरा है। भारत भी इससे अछूता नहीं। भारत के पड़ोस में भी दुश्मनों की कमी नहीं। विदेशों से आयात होने वाले डिवाइस खतरा है। चीन समेत कई देशों से भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है। अब आयात होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कड़ी जांच की जरूरत है। सवाल है, ऐसे किसी टेक्निकल स्ट्राइक से बचने के लिए भारत में क्या तैयारी है?
चलिए, तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमांडर मुकेश सैनी रिटायर्ड हमारे साथ इस वक्त सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई भी इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। पवन दुग्गल जी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सबसे पहले पहला सवाल, क्योंकि दो थ्योरीज आ रही हैं कि भाई ये पेजर में ब्लास्ट कैसे हुआ। पेजर के खोलकर जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुई वहीं पर उसमें कोई गोला बारूद लगा दिया गया, और क्या ये पॉसिबल था कि जिन पेजर्स में गोला बारूद लगा वही पेजर जो हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक सप्लाई होते हैं, और ये बात इजराइल की एजेंसी मोसाद को पता होती है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या फिर कहीं ना कहीं क्योंकि ये कम्युनिकेशन पूरा नेटवर्क था तो उसमें कोई हैकिंग की है? इस दो अलग अलग थ्योरी में से कौन सी थ्योरी ज्यादा वाजिब लगती है कमांडर मुकेश सैनी? क्योंकि आप तो टेक्निकल मामलों के एक्सपर्ट रहे हैं, तो आप ज्यादा बेहतर हमारे दर्शकों को जवाब दे पाएंगे। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पेजर क्या है, बिकॉज मेरे को मालूम है कि आज के मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये पेजर क्या है, तो उसको नहीं मालूम था पेजर क्या है। तो हमको पहले समझना, पेजर इज़ वन वे कम्युनिकेशन। उसमें एक ब्रॉडकास्ट होता है और वो मैसेज आपको मिलता है और आप उसको पढ़ने पाते हैं। उसमें कोई आउटपुट नहीं है, उससे कोई रेडिएशन आउट नहीं है। तो हुआ क्या कि फरवरी के महीने में हिजबुल्लाह और अदर एंटिटीज़ ने, ईरान ने, इन्हें रियलाइज़ किया कि मोबाइल फ़ोन से द इज़राइल और अमेरिकन्स जो हैं उन लोगों को ट्रैक करने पा रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं। जब वो ट्रैक करने पा रहे हैं तो उनको ट्रैकिंग बंद करने के लिए फिर भी कम्युनिकेट करना है, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि हम अगर पेजर लाते हैं तो पेजर को लाकर हम वन वे कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और उस ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के बेस पे हम ये फिर अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में भी गड़बड़ हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत से लोगों जिन्होंने पेजर नहीं यूज़ किया उनको नहीं मालूम, कि पेजर में एक फंक्शनैलिटी होती है जिसको बोलते हैं CUG। दैट मीन्स एक क्लोज यूजर ग्रुप। दैट मीन्स अगर आप वो मैसेज देंगे तो आपके सिर्फ उसी ग्रुप को मिलेगा। तो अगर आप हिजबुल्लाह के क्लोज यूजर ग्रुप में कोई मैसेज डालने पाएंगे तो पेजर में अगर एक्सप्लोजिव लगा हो या बैटरी हो, कोई भी कारण हो, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पेजर ब्लास्ट करेंगे जिनका ये CUG मैसेज गया है। तो ये तो 100% है कि ये जो मैसेज गया है हिजबुल्लाह के लोगों के पास, ये CUG के थ्रू गया है, बिकॉज उतने ही पेजर जले हैं, बाकी कोई नहीं। एक नंबर 2, क्या इसके अंदर एक्सप्लोजिव है या बैटरी है? एक्सप्लोजिव फिट करना और फिर उसको फरवरी में ऑर्डर प्लेस हुआ, वो जुलाई में ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये पेजर डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसके बीच में क्या एक्सप्लोजिव हो सकता है और कोई डिटेक्ट नहीं करने पाए? एक क्वेश्चन तो है, पर क्या है कि आजकल मोबाइल डिवाइस हो या पेजर हो, वो सील्ड आते हैं और उसमें लिथियम बैटरी लगी होती है। लिथियम बैटरी की प्रॉपर्टी आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा, जलती हुई कारें, जलते हुए मोटरसाइकिल्स जो लिथियम बैटरी के हैं, और वो EV के फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा प्रश्न जरूर उठाते हैं। परंतु अगर ये EV बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो वो आग पकड़ लेती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी एक शीथिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग शीथिंग होती है। अगर वो शीथ वीक होगी तो ये ब्लास्ट भी कर सकती है। प्रोबेबली यही हुआ है कि वो वीक शीथिंग जानबूझकर लगाई गई है या आइडेंटिफाई की गई है, और उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में हैक कर लिया जाए तो आप, इट इज़ पॉसिबल, टेक्निकली स्पीकिंग इट पॉसिबल। एग्जीक्यूशन बहुत चैलेंजिंग है, एग्जीक्यूशन ईजी नहीं है, वही तो स्पेशलिटी है इजराइल की। बट BMS के थ्रू इट इज़ पॉसिबल कि आप लिथियम बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर सकें, और अगर लिथियम बैटरी पुअर क्वालिटी की है तो ब्लास्ट कर सकती है। लाइक पुअर क्वालिटी की हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं बैटरीज डायरेक्टली। मतलब हम देखते हैं कि एक फोन जो है वो फीचर्स के साथ लाखों में भी आता है और वही फोन आपको 30,000 20,000 में भी मिल जाता है। तो क्या वहीं कॉम्प्रोमाइज होता है इस तरह से? बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बिकॉज जो बैटरी है इस पर्टिकुलर इशू में, जो बैटरी है वो उसका गेम ज़्यादा है, चाहे उसके साथ एक्सप्लोजिव हो या ना एक्सप्लोजिव हो, दैट्स डिफरेंट इशू। परंतु बैटरी का और BMS का मेजर रोल है इस पूरी गेम के अंदर, बिकॉज बाकी सब चीज़ों में भी बैटरी का ही जहाँ से रिलेटेड है या BMS जहाँ से रिलेटेड है वहीं ब्लास्ट हुए हैं, सेकेंड डे भी, 18th को भी। तो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड बैटरी का गेम कंप्लीट है। उसमें एक्सप्लोजिव एडिशन में है या नहीं है वो अपने आप में रिसर्च इशू है, आज सब गैस वर्क है। पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ हैं। सोइन साहब आपके पास भी आऊंगी। पवन दुग्गल जी, आपसे समझना चाहेंगे जो दो अलग अलग थ्योरीज हैं, एक कि भाई विस्फोटक लगाया और एक हैक किया, आप कौन सी थ्योरी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? मुझे
किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर हैकिंग वाली थ्योरी ज़्यादा वजनदार है। उसका कारण ये है कि आप जब विस्फोटक वाली थ्योरी पर जाते हैं तो उस थ्योरी में देखने में बहुत सेक्सी लगती है, लेकिन उसमें बहुत लूप होल्स हैं। पहला कि कितने पेजेस में आपने विस्फोटक मटेरियल डाला, आपको क्या पता था कि वो कितने जाएंगे, कि 5000 के 5000 सिर्फ लेबनान में जाएंगे, आपको क्या पता था कि वो केवल हिजबुल्लाह के मिलिटेंट से फाइटर्स के पास जाएंगे, और ये तमाम सारी चीज़ों में इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जब आप वायरलेस डिवाइस जैसे पेजर की बात करते हैं और उसे साइमल्टेनियसली ब्लास्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सेंट्रलाइज नेटवर्क पर जाना है, सर्वर पर जाना है। वो तभी जा पाएंगे जब आप उसके अंदर अनावश्यक तरीके से सेंध लगाएंगे, यानी कि आप उसकी साइबर सुरक्षा में सेंध लगा के अंदर घुसेंगे और फिर आप टेक्निकल कमांड्स देंगे जिसके माध्यम से ये ब्लास्ट आज पॉसिबल हो सकता है। देखिए, तमाम सारे इस इकोसिस्टम में एक बात क्लियर थी कि हालांकि हिजबुल्लाह ने करीबन 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी अपनाई तो सही, लेकिन भूल गए कि यहाँ पर साइबर सुरक्षा को लेकर कोई बहुत ज़्यादा मापदंड नहीं थे, और शायद इसी का शोषण करते हुए स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स घुसे और उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन ये जो पेजेस वाला आक्रमण था, ये पहला लेवल था। जैसे पेजों के आक्रमण हुए पेजर्स के, मैंने कहा कि अगला आक्रमण मोबाइल फोन्स पर होगा, मोबाइल फोन्स पर हुआ, और मेरा अगला अनुमान है कि अभी तक ये आक्रमण खत्म नहीं हुए हैं। अगला जो दौर आने वाला है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस पर आने वाला है। ऑलरेडी सेकंड लेवल में हमने देखा है कि स्मार्ट सोलर पैनल्स भी ब्लास्ट हुए हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड थे। तो लाजमी सी बात है, दुगल से जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है वो प्रोन है इस खतरे के, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दुनिया में अगर आप किसी प्रकार की कंप्यूटिंग डिवाइस को ले लीजिए, किसी कंप्यूटर को ले लीजिए, तो दुनिया भर में आज कोई ऐसा कंप्यूटर पैदा ही नहीं हुआ, निर्मित ही नहीं हुआ जो संपूर्णतः हैकिंग प्रूफ हो, जिसकी कभी हैकिंग हो ही नहीं सकती। तो जब हैकिंग सबकी संभव है तो इस केसेस में तो बहुत क्लैरिटी है कि अब तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को एक नए दृष्टिकोण से इस समस्या को देखना होगा। एक कि आपको साइबर सुरक्षा को अपने जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा, और दूसरा कि आज वो दौर आ गया है कि लक्ष्मण रेखा अब क्रॉस हो गई है। सबको मालूम था कि पेजेस को कैसे ब्लास्ट किया जा सकता है, लेकिन हर एजेंसी ने कोशिश की कि लक्ष्मण रेखा के दायरे के अंदर रहे, उसको क्रॉस ना करे। लेकिन अब वो दौर आ गया है कि वो लक्ष्मण रेखा पार हो चुकी है। आज डिवाइसेस को हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब अगला पड़ाव यह है कि अगले आने वाले समय में बमबारियां कम होंगी, मोबाइल फोन्स के साथ ब्लास्ट ज्यादा होंगे, और ये साइबर वॉरफेयर एक विभिन्न विकराल रूप लेने वाला है। बिल्कुल, इसमें तो आपको अपनी सेना को नहीं भेजना है, बड़े बड़े वेपन, हथियार, कोई एलओसी क्रॉस नहीं करनी है, आपको सिर्फ इस तरह से एआई और हैकिंग और इन तमाम चीजों की मदद लेनी है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि भाई कम्युनिकेशन के लिए आपको इन तमाम गैजेट्स पे डिपेंडेंसी रखनी ही है, लेकिन हर मुल्क जो है इन गैजेट्स का कोई चेक बैलेंस सिक्योरिटी तो करता होगा, क्योंकि यही गैजेट्स जो हैं वो आर्म फोर्सेस के पास भी जाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी जाते हैं, डिप्लोमेट्स के पास भी जाते हैं, तो कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा। नहीं, बिल्कुल पिनाज जी, बल्कि मैं थोड़ी सी एक दो बातें और ऐड करना, बड़े अच्छे पॉइंट दिए हैं कि यहाँ पर दो चीजें मैं कहूँगा कि एक बैटरी को इस्तेमाल किया है बॉम्ब की तरह से। यहाँ पर दो चीजें आई हैं, अभी तक दो आते हैं, एक तो फिजिकल अटैक होता है, एक साइबर अटैक होता है। खाली साइबर अटैक होता है तो हम हैक करते हैं, उनका बैंक अकाउंट डाउन कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया, या रेलवे सिस्टम डाउन कर दिया, एयरपोर्ट सिस्टम डाउनलोड किया, हॉस्पिटल डाउन कर लिया, या फिर फिजिकल अटैक होता है जो हम आर्मी के द्वारा करते हैं। यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक नई चीज निकल के आई है जो पहली बार हुई है दुनिया में, कि साइबर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक फिजिकल अटैक किया जिसके द्वारा कैजुअलिटी की गई है, फिजिकल कैजुअलिटी की गई है, जिसके द्वारा आज हिजबुल्लाह के जो लाइफ लाइन है, उनके अंदर जो डिमोरलाइजेशन है और जो कम्युनिकेशन की लाइफ लाइन है वो खत्म हो गई। आज जो उनके जो इतना पीछे चले गए हैं, क्योंकि लड़ाई पिनाज जी होती है जबकि आपस में कम्युनिकेशन हो, सिंगल कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। इन्फेंट्री, अगर हिजबुल्लाह बातें बहुत करें लेकिन किस प्रकार से लड़ेंगे, लड़ाई में कि इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, एयर डिफेंस है, रॉकेट्स हैं, हर चीज़ को मिलकर करना, उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। दूसरी बात जो भी बता रही थी आप कि चेक्स एंड बैलेंसेस वाली, चेक्स एंड बैलेंसेस बड़ा जरूरी है। आप देखिए आज हमारे पास बाजार में अगर हम चले जाएं तो हर तरह के मोबाइल मिलेंगे, हर तरह का गैजेट्स मिलेंगे, ईयरफोन मिलेंगे, सस्ते सस्ता। आप चांदनी चौक चले जाइए, करोल बाग चले जाइए, पतली पतली गलियों में किस कंपनी का बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, कहाँ की बैटरी लगी हुई है, कुछ पता नहीं है। और
अगर ये हम ले रहे हैं तो क्या इसमें संभव है? यहाँ दोनों ही चीज़ें संभव हो सकती हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स के द्वारा, जैसे कि हमारे बाकी सहयोगी बता रहे थे कि उसको हैक करके उसको उसमें बैटरी को ओवर हीट करके ब्लास्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड्स नहीं है। आज हम अच्छा फ़ोन लेते हैं नॉन कंपनी का, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन नॉन कंपनीज का लेते हैं, उनमें कई स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल रहता है। लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी जहाँ पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, जहाँ पर इस प्रकार की घटना देके पूरे देश में बड़ा पैनिक क्रिएट किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देखिए वहाँ पे ईरान के एम्बेसडर तक के घायल हो गए और एमएलएज और एमपीज के बेटे तक मारे गए। तो इस तरह के हर आदमी इस्तेमाल करता है मोबाइल, अब कहाँ क्या ब्लास्ट किया जाए। और ये जो बात है, ये डेटा आप इकट्ठा करके रख रहे हैं और क्रिटिकल टाइम में इसको ब्लास्ट किया, जैसे इजराइल का जैसे प्लान था कुछ समय बात करने का कि अटैक के साथ कंबाइन करने का, कि इधर ये ऐसे ब्लास्ट होंगे, इनके पैनिक होगा, साथ साथ हमारा ऑफेंसिव जाएगा। इस तरह की अगर बात हमारे पड़ोस में, जैसे आज पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ हमारा जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, अगर एंड टाइम पर जब कहीं सीमा पर कुछ हो रहा हो, ऐसे समय में देश के अंदर अगर इस तरह की बातें होती हैं तो वाकई में क्या पैनिक क्रिएट हो सकता है, किस तरह की हालात हो सकते हैं, ये हमारी समझ से बाहर रहेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट यही कारण है कि बहुत सी चाइनीज जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, चाहे वो सीसीटीवी हो या कंप्यूटर हो या चिप्स हो, इनके ऊपर काफ़ी हद तक चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और कोशिश यही है, इसका तोड़ यही है कि आत्मनिर्भर हो, अपने देश में बनाएं, तभी हम एक, और दूसरा क्वालिटी कंट्रोल रखें, यही बात। लेकिन जब हम ओपन मार्केट की बात करते हैं तो क्या आत्मनिर्भर भारत, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये तमाम चीजें जो है बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं। इस पर भी मैं चर्चा करूंगी कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि हर शख्स जो है वो ब्रांडेड कंपनियों के एक सर्टेन लेवल के मोबाइल भारत जैसे विकासशील देश में क्या खरीद पाएगा, क्या कॉस्ट इफेक्टिव होगा और सिक्योरिटी को कितना थ्रेट हम दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले कमांडर मुकेश सैनी जी, अभी तो पेजर की बात थी, एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, वन साइडेड कम्युनिकेशन था, क्या हमारा मोबाइल ये भी बॉम्ब में कोई कन्वर्ट कर सकता है? ठीक है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हो रहा है तो भाई सवाल पूछना भी लाजमी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा पिनाज जी कि ये पॉसिबल है कि मोबाइल फ़ोन की भी बैटरी को ब्लास्ट किया जा सके, ये इम्पॉसिबिलिटी में नहीं है। और इस तरह के अटैक को एक्चुअली हम साइबर फिजिकल अटैक बोलते हैं। नहीं, कैसे? मतलब अब तो मोबाइल की बैटरियां भी खुलती नहीं है। हाँ, पहले तो जमाने में तो ठीक है, बैटरी फट अभी- गई, वो कहानियां सुनते थे, हम देखते थे। अभी प्रॉब्लम बढ़ गई है, घट नहीं गई है। पहले क्या था, आप फ्लाइट में जाते थे तो अभी तो चैलेंज समझिए कि अभी बाय एयर जाने में हो सकता है एयरक्राफ्ट कल को बोलेंगे कोई मोबाइल फोन और पेजर और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड ही नहीं है ऑन बोर्ड। ऐसा आप चैलेंजेस समझिए क्या है देश दुनिया के सामने। जब ये सब चैलेंज आएंगे तो इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले बैटरी अलग होती थी तो कम से कम बैटरी को फिजिकली अलग करके उसको इंटरनेट से डिस्कनेक्ट किया जा सकता था। आज बैटरी इनबिल्ट है और सील्ड है, तो उसके अंदर सिर्फ बैटरी है। क्या इसमें स्मॉल पार्ट एक्सप्लोजिव भी पहले से ही डला है, हमें नहीं मालूम। इसके अंदर एक्सप्लोजिव है, इस मोबाइल के अंदर एक्सप्लोजिव है कि नहीं है, हमें नहीं मालूम है। और इस मोबाइल के अंदर किस क्वालिटी की बैटरी है? जैसे आप कह रहे थे कि उसका कवर जो है पतला हो और उसको ओवरहीट कर दें। नॉट ओनली दैट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कंपनी ने, जो ओरिजिनल कंपनी ने ठीक प्रोवाइड किया हो, पर रास्ते में सप्लाई चेन अटैक के द्वारा उस बैटरी को और उसको चेंज कर दिया गया हो। ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। जो उनको मालूम है कि यहाँ से डिफेंस ऑफिसर लेट से यहाँ दिल्ली कैंट में जाएं और कहें कि जितने मोबाइल वाले हैं इनको जितने सप्लाई हो रहे हैं उन सबके मोबाइल की बैटरी का दूसरा डालेंगे और वो नॉर्मल खरीदेंगे। कंपनी, ओरिजिनल कंपनी ने ठीक सप्लाई किया है, ओरिजिनल कंपनी ने क्वेश्चन नहीं किया है। सप्लाई चेन में देयर इज ए ट्रक ड्राइवर्स इन्वॉल्व, देयर इज मेनी पीपल इन्वॉल्व ऑन द सप्लाई चेन। वेयर द एरर कैन बी इंट्रोड्यूस वी डोंट नो। सो थ्रेट इज ह्यूज, बट अंडरस्टैंड execution of this kind of complex operations is specialty of Israel and not easy for others to do. So need not to panic, need not to be, what we need to be aware, conscious and take action. चलिए, तो पैनिक नहीं होना है लेकिन सावधान होना है। सावधान कैसे हों, क्या कुछ सावधानियां बरतें, और क्या मोबाइल ही नहीं, अब जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है, चाहे वो आपके ईयरफोन्स हों या फिर आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स हों या फिर आपकी गाड़ी, क्योंकि अब गाड़ियां भी स्मार्ट हो गई हैं, तो क्या हमारे स्मार्ट गैजेट्स इस वक्त खतरे में हैं? जी हाँ, और यही बम भी बन सकते हैं। और हिंदुस्तान को कितना खतरा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लेबनान में जो कुछ हुआ है, क्या वही मोडस ऑपरेंडी जो है हिंदुस्तान में भी अपनाई जा सकती है? क्योंकि खतरे पर, टेररिस्ट अटैक के, तो हिंदुस्तान भी हमेशा बना रहता है। सावधान रहने की हमें जरूरत होती है हमारे पड़ोसी मुल्क और दुश्मनों से। दुगल साहब, यहां समझना होगा कि सिर्फ पेजर में
ब्लास्ट नहीं हुआ, ये वॉकी टॉकी में भी था, सोलर पैनल में भी था, और ये रुकेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि हमारे ईयरपॉड्स, हमारे सीसीटीवी कैमरे जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, जिनका एक्सेस सब जगह होता है, वो भी खतरे के दायरे में आ रहे हैं, और कैसे आएंगे? मतलब एक आदमी के मन में सवाल है कि भाई कैसे होगा, कैसे ये? देखिए, आज का युग ऐसा है जहां पर हर चीज जो मैं और आप डिजिटल इस्तेमाल करते हैं वो खतरे के दायरे में ऑलरेडी है। हम आग के दरिए से तो ऑलरेडी गुजर ही रहे हैं, सिर्फ हमें होश अभी आया है कि हमारे चारों ओर आग है। आज हर प्रकार की डिवाइस की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है, खास तौर पर जब आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस की बात करते हैं या IoT डिवाइसेस, तो आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गए, आपके स्मार्ट टीवी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट कार्स, जो चीजें अच्छी हो रही हैं बहुत बढ़िया, लेकिन आपने अपने आप से पूछना है भाई इसमें साइबर सुरक्षा कितनी है, और अगर नहीं है तो मैं कैसे इंपैक्ट होने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं अब आपको समय आ गया है कि आपको चीजें जो आप देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करना है। एक अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट की भावना जागृत करनी है, अपने आप से पूछना है भाई इसमें कितनी साइबर सुरक्षा है, और मेरा डेटा और मेरा डिजिटल व्यक्तित्व किस तरीके से सुरक्षित होने वाला है। अगर उसमें आपको इफेक्टिव सेटिस्फैक्टरी जवाब मिलते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पवन सर, जब बात आती है अपने आप को साइबर सेफ करने की, पासवर्ड चेंज करो, ये करो, प्राइवेट सेटिंग्स में जाओ, वो तो आदमी करने लग गया है, थोड़ा अवेयर हो गया है, थोड़ा जागरूक हो गया है। लेकिन भाई अगर किसी ने मेरा सिस्टम हैक कर लिया, वो तो मेरे भी बस में नहीं है ना। आज ही सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है, और अगर हम देखें तो मतलब अगर किसी ने, जब वो सप्लाई चेन में ही अगर कुछ गड़बड़ी कर दी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी कर दी, तो मेरे हाथ में तो है नहीं, चाहे मैं कितना भी अवेयर हो जाऊं। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं ध्यान रख सकती हूँ। देखिए, पहली बात तो आभास होना बड़ा जरूरी है, जागरूकता होने बड़ा जरूरी है कि हो सकता है इस साइबर सुरक्षा में सेंध की वजह से मुझे नुकसान पहुंच सकता है। अभी होता क्या है, हम भारतवासी अपने डिवाइसेस फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। अच्छी ब्रांड के खरीदे, महंगे खरीदे तो प्रिजम्पशन है कि सिक्योर है ना। ये दोनों बातें मैच नहीं करती। क्यों? क्योंकि अभी भी साइबर सिक्योरिटी के जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं वो अभी एवोल्यूशन की स्टेज पर हैं, पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाए। उदाहरण के तौर पर देता हूं, ISO 27001 एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है साइबर सुरक्षा को लेकर, लेकिन अगर आप अधिकांश से जो स्टेक होल्डर्स हैं और उनके ऑपरेशंस या डिवाइसेस को देख लें तो आप पाएंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय मापदंड की कंप्लायंस आपको नहीं मिलती है। तो आपको कुछ बेसिक कदम, बेसिक सावधानियां करनी है। पहली बात, अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने का प्रयास रखना है। ये नहीं मानना कि ये तो सुरक्षित होगा ही, तो उसमें अच्छा एंटीवायरस, अच्छा फायरवॉल, ये तो लाजमी सी बात है। दूसरी बात, अपना जो डेटा है वो डिवाइस से परे कहीं और भी रखना है। क्यों? क्योंकि अगर डिवाइस में कहीं सेंध लग गई और आपका डेटा चला गया तो कहीं तो होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने डिवाइस को अपने जीवन संगिनी नहीं समझना है। ये डिवाइस केवल एक डिवाइस है और उसका एक लिमिटेड सा रोल है, लेकिन अधिकांश से लोग अपने जीवन को ही डिवाइस समझ लेते हैं। उस मानसिकता से बाहर आना है। और चौथी बात, आपको साइबर सुरक्षा को एज अ वे ऑफ लाइफ, एज अ वे ऑफ लिविंग करना है। क्यों? क्योंकि ये नहीं करना कि साहब सरकार कर लेगी, मुझे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, सरकार जो काम कर रही है कर रही है। सवाल आपने अपने आप से पूछना है, आपने क्या योगदान देना है इस साइबर सिक्योरिटी की चेन में, क्योंकि हम सब कड़ियां हैं और ये चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी की सबसे कमजोर कड़ी। संजय सोई जी, यहाँ पर बड़े ब्रांड्स भी, जैसे पवन दुग्गल जी कह रहे हैं, ये गारंटी नहीं होते हैं कि आप बड़ा ब्रांड, महंगा ब्रांड खरीद लीजिए तो वो सेफ होंगे। सेंधमारी कहीं भी हो सकती है। तो क्या आत्मनिर्भरता ही इकलौता विकल्प होगा? नहीं, बिल्कुल। एक लाइन में थोड़ा और जोड़ूंगा उसमें कि कई बार हम लोग गलती, जैसे आपने बड़े ब्रांड बोले, गलती हमसे एक और गलती होती है। कई बार हम ऐप्स डाउनलोड करते समय कोई ध्यान नहीं देते कि हमारे पास लिंक आया, डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे इतना मिलेगा, ये मिलेगा। डाउनलोड किया, उसका परमिशन मांगते, सारी परमिशन दे देते हैं हम उसको। कॉन्टैक्ट ले लो, फोटो ले लो, SMS ले लो, मैसेजेस ले लो, सब कुछ उसका चलाता है। हमारा फ़ोन एक तरह शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो ये बात भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली, मैंने एज ए यूज़र सोचता हूँ कई बार। दूसरी बात जो आप बताएं, आत्मनिर्भरता, बिल्कुल आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की तारीख में जो माहौल है, जिस तरह से भारत का सिक्योरिटी सिचुएशन है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और इसमें कब कहाँ एक तरह से डाल के रख दिया इन्होंने, अपना चिप डाल दिया, पूरी डाटा लेते जा रहे हैं, बिल्डअप करते जा रहे हैं, एंड समय पे हैक किया।
अभी नहीं हैक करेंगे, जब जरूरत पड़ी तब हैक किया या फिर एक्सप्लोजन कर दिया, पूरे देश में कंफ्यूजन कर दिया। यही कारण है कि आप देखिए सरकार ने कई प्रोडक्ट्स पे, चाइना के कई प्रोडक्ट्स पर, चाहे वो ऐप्स हो, आईफोन्स हो, ये आईपैड्स हो या लैपटॉप्स हो या सीसीटीवीज हो, उनके कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया हुआ है कि वहाँ से हम नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खतरा है कि कुछ शायद इसके बाद अब जो तमाम सिक्योरिटी मापदंड हैं उनको भी शायद रिवाइज और रीवर्क करने की जरूरत महसूस होगी। कमांडर मुकेश सैनी जी, जैसा दुग्गल साहब कह रहे थे, तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जो टीवी देख रही हूँ, जो कार चला रही हूँ, जो कान में मैंने ईयरपॉड्स लगाए हुए हैं, जो स्मार्ट वॉच मैंने पहनी हुई है, तो मतलब मैं तो बम्स लेके चल रही हूँ। अगर मतलब हो सकने वाले आप जो कह रही हैं ठीक है, पर मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि पैनिक की जरूरत नहीं है। नहीं, पर ये होगा कैसे? मतलब मेरा स्मार्ट टीवी कैसे बम बन जाएगा? हाँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो, ये चीजें जो हैं एक आम नागरिक के बस में नहीं है, आम नागरिक के बस के बाहर की चीजें हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, दो प्रकार से। बिकॉज इसमें हम अभी तक बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पार्ट की, उसमें हार्डवेयर पार्ट की बात है जिसके अंदर कोई जा ही नहीं पाता है। तो हार्डवेयर में आज न्यू पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में भी लॉन्च किया, चिप्स का जो है वो एक दिशा में एक डायरेक्शन है। फिर हमारा साइबर फिजिकल वॉरफेयर का एक ग्रुप है जो आईआईटी कानपुर रन कर रहा है ऑन द पेमेंट, उसको फंड कर रहा है, डीएसटी फंड कर रहा है उसको। आईएससी में भी इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स हो रही है, पर ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं या ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कम लेवल पर हैं। अभी क्या ज़रूरत हो गई है इस इंसिडेंट के बाद कि गवर्नमेंट को इन पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, एक। नंबर दो, इसके टेस्ट फैसिलिटी पे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। हो क्या रहा है कि हम चिप बनाने पे तो जोर दे रहे हैं, चिप बनाने की टेस्ट पे नहीं जोर दे रहे हैं। अभी हमको जो स्पेंड करना पड़ेगा वो टेस्टिंग फैसिलिटीज, इवैल्यूएशन फैसिलिटीज एंड सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज, इन पे काम करेंगे तभी हम अपने देश के नागरिकों को ये गवर्नमेंट सुरक्षित करने पाएगी। बिकॉज ये बात जो है नागरिक के बस के बाहर की बात है। अगर हार्डवेयर पे कमी आती है तो सॉफ्टवेयर में, जो पवन दुग्गल जी ने बिल्कुल सही बोला कि हमको जो स्टेप लेने हैं वो लेने हैं, परंतु हार्डवेयर सिक्योरिटी, अब आईओटी सिक्योरिटी जो बात कर रहे हैं जिसमें कि आदमी का कोई रोल ही नहीं है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ स्टार्ट टॉकिंग, वो खुद ही बात करने लग जाता है किसी चीज़ से। तो वो सब चीज़ें जो आ रही हैं और इसके साथ में हार्डवेयर आ रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको ऑफ स्क्रीन कि हम सब लोग कान में ईयरफोन लगाते हैं, अब उसमें जो है जो ब्लास्ट हुए हैं उसका अगर 100% भी ब्लास्ट होता है, 100% ब्लास्ट होता है, दैट मैन इज डेड इंस्टेंटली। मतलब जितना अभी इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ है उससे 100वीं इंटेंसिटी का ब्लास्ट, उससे हाँ, इतना कम भी होगा तो आदमी मर गया, बिकॉज वो कान में लगा है, ब्रेन में जाएगा सीधा। ओके। और उसके अंदर भी बैटरी आप हीटअप कर सकते हैं, बैटरी हीट हो जाएगी, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल से वो कनेक्टेड है। ओके, तो ये तो काफी डराने वाली बात है। लेकिन पवन दुग्गल जी, क्या इसके लिए पहले से तमाम ऐसा, क्या इजराइल के पास कोई विशेष, ठीक है टेक्नोलॉजी वाइज इजराइल बहुत एडवांस है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी कमोबेश हर मुल्क की जो एजेंसीज हैं उनके पास मौजूद है, या फिर उनके पास कोई खास टेक्निक है? और क्या ये चीज़ें आप आम नागरिकों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सिर्फ कुछ खास टारगेट करके इस्तेमाल की जाती हैं? देखिए, पहली बात कि जो इजराइल की साइबर सुरक्षा क्षमताएं हैं वो अन्य एजेंसीज की तुलना में बहुत आगे हैं। ऑलरेडी इजराइल एक वर्ल्ड लीडर है साइबर सिक्योरिटी में, तो ऑलरेडी वो एक सुपीरियर लेवल, एक प्रोमिनेंट लेवल पोजीशन पर है। उनकी तुलना में मैं और राष्ट्रों को और एजेंसीज को जब मापदंड करता हूं तो मुझे लगता है कि और एजेंसीज काफ़ी पीछे हैं, और कुछ तो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी इस पर तवज्जो देनी प्रारंभ ही नहीं करी है। लेकिन ये आज का वर्तमान प्रेजेंट है और यही आने वाला समय होगा। तो इसलिए आप कुछ करें या ना करें, अब आपको साइबर युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। साइबर टेरर से मुकाबला करने के लिए इफेक्टिव आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी और अल्टीमेटली कांस्टेंट अपडेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज बढ़ रही है। आज बार जो भी आक्रमण हुए हैं, आप बहुत, मुझे क्लैरिटी है कि इन तमाम सारे लेबनान के आक्रमण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से जितने बड़े पैमाने पर आपने ये अटैक्स किए हैं, ये तभी संभव हो पाया है जब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग किया है। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हकीकत बन चुका है, ग्राउंड रियलिटी हो चुका है डार्क नेट पर, और ये
एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम एक दौड़ते हुए शेर की सवारी कर रहे हैं। हम शेर से नीचे कदम तो रख नहीं सकते, तो हम उसकी सवारी करते करते हमें अपनी स्ट्रैटेजी को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसमें तमाम सारे स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण योगदान रहेगी। बिल्कुल, चाहे कितना भी खतरा हो, अपने स्मार्ट गैजेट्स जो हैं आज के स्मार्ट युग में छोड़ तो सकते नहीं हैं और उल्टा ज्यादा से ज्यादा अपनाते ही जा रहे हैं। कमांडर मुकेश सैनी जी, ये बताइए कि क्या इस तरह का हमला करने की क्षमता हमारे देश की सेना के पास भी है, और क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्या उनमें ये कुव्वत या काबिलियत हो सकती है कि उन तक भी पहुंच सके, या बहुत फार फेच सिचुएशन है? देखो, ऐसा है, दो चीज कि क्या हमारे देश में क्षमता है, ये तो सीक्रेट है, सीधी बात है, इसके बारे में हम बात ना करें तो बेहतर रहेगा। क्या हमारे पास ऐसे एजेंसी या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है साइड में? आंसर टू दैट इज यस। जो मैंने अभी पहले बताया, IIT कानपुर है या मैनी अदर एजेंसी है, वहां पे काम बहुत तरीका चल रहा है, डिफेंस की साइड में भी और ऑफेंस की साइड में भी। ये कहना कि नहीं है। नंबर 2 बात है, क्या टेररिस्ट यूज कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, बिकॉज हमारे देश में आज सिचुएशन ये है कि हमारी रेलवेज को गिराने की कोशिश दिन पर दिन होती जा रही है। एवरी डे वी आर सीइंग कि कोई ना कोई रेलवे लाइन पे कुछ सामान मिलता है। तो जो इंटरनल थ्रेट है, ये थ्रेट बड़ी थ्रेट है, बिकॉज ये जो मोबाइल बिक रहे हैं, मान लो कि वही कोई इंटरनल थ्रेट के द्वारा उनको चेंज करने पाता, जो मैंने पहले बताया था जिस तरीके से, तो वो यानी कि यूज के मान लो उसमें टाइमर फिक्स कर देता है कि यूज के 50 दिन बाद या 60 दिन बाद फटेगा। तो आप उसमें कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, 60 दिन बाद वो फट जाएगा। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है कि ये टेररिज्म के लिए यूज हो सकता है। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। चाइना एडवांस है टेक्नोलॉजी में, चाइना बहुत पीछे नहीं है इजराइल के, ये हमको समझने की जरूरत है। हम बहुत पीछे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। चाइना बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजी में और वो इजराइल से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, परंतु चाइना एग्जीक्यूट करने के लिए, जस्ट आई फिनिश, एग्जीक्यूट करने के लिए वो चाइना खुद शायद डिफिकल्ट हो, बट क्योंकि पाकिस्तान उसका साथी है और हिंदुस्तान में बहुत पाकिस्तान के साथी हैं, इसलिए इसको एग्जीक्यूट करना शायद आसान। चलिए, तो खतरा हमारे दरवाजे पे खड़ा है और किस तरह से इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपके हर स्मार्ट गैजेट को बम बनाया जा सकता है, ये लगातार इस सच को हमने कबूला है और हम मान रहे हैं, और उसका एग्जीक्यूशन लेबनान में इजराइल ने करके भी दिखा दिया है। तो हमारी अब तक की चर्चा में एक बात तो साफ हो गई है कि जितने भी स्मार्ट गैजेट्स हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी गैजेट्स हैं, भाई वो खतरे की घंटी हैं, वो बम बन सकते हैं। हर गैजेट बम बनेगा जरूरी नहीं, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, लेकिन टेक्नोलॉजी है और एक से ज्यादा मुल्कों के पास है और टेररिस्ट के हाथ भी लग सकती है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होने जा रही है। तो ऐसे में करें तो क्या करें? हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोही इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ा खतरा होता है कि ठीक है, डिफेंस फोर्सेस को कुछ खास मिशंस के लिए तो आपके अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन जवान से लेकर अधिकारी तक सोशल साइट्स पर भी मौजूद रहते हैं और गैजेट्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करें? देखिए, ऐसा है कि इसी वजह से जो आज की तारीख में सेनाओं में सोशल मीडिया पे आना मना है। वी आर नॉट अलाउड टू गो ऑन द फेसबुक, वी आर नॉट अलाउड टू गो ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि यही जो कारण है कि यहाँ पे जाने अनजाने हम इनडायरेक्टली सारी खबर दे देते हैं। हमारी लोकेशन पता चल जाएगी, हमारी कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कश्मीर में या आसाम में, सब पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब हम ऑपरेशंस पे जाते हैं, मोबाइल फोन्स हैं सबके पास, यही कारण है कि कहीं ना कहीं बार बार ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है कि किस तरह से इसके इस्तेमाल करें। जैसा भी हमारी बात होती है, मोबाइल फ़ोन एक तरह से हमारी लिस्निंग डिवाइस है, कोई भी आदमी सुन सकता है। इसमें जो भी हम करते हैं, एक तरह से हम शीशे के घर में रह रहे हैं आज की तारीख में, हमारा सब पता है। आज आप एक कोई छोटा सा ऑर्डर करते हो, 3 दिन बाद उसके ऐड आने शुरू हो जाते हैं आपको, आप हैरान होते कैसे हो रहा है। तो यही कारण है कि बहुत ज़रूरी है हमें अवेयरनेस होना। और देश के मामले में सेनाएं एक तरह तो नहीं है, लेकिन जहाँ जो हमको ये क्या तोड़ निकालने, इसमें 3 चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो ये कि हमारी इंटेलिजेंस अभी हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, जैसे कि किस प्रकार से क्या मिलिटेंट सोच रहे हैं, क्या नॉन स्टेट एक्टर क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं, इसके बारे में। दूसरी बात होगी सिक्योरिटी कल्चर, हर आदमी को अवेयर हो कि जैसे अभी सैनी साहब बता रहे थे कि रेलवे लाइन पे हर आदमी को एक सिक्योरिटी की सोच होनी पड़ेगी बचपन से। इसकी चलिए, वो तो होगा, लेकिन हार्डवेयर चुनते वक्त, यानी कि अपना गैजेट चुनते वक्त क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानेंगे कमांडर मुकेश सैनी जी से। कमांडर सैनी, बहुत छोटा सा जवाब आपसे, हार्डवेयर चुनते वक्त क्या सावधानी बरत सकते हैं?
एक इंसान हार्डवेयर चूज करते समय सिर्फ यही कर सकता है कि वो ब्रांडेड ले, और जहां कहीं अब गवर्नमेंट को इस पे सर्टिफिकेशन लाना पड़ेगा, टेस्टिंग लैब बनानी पड़ेंगी, उन टेस्ट लैब से अप्रूव्ड और सर्टिफाइड ही लें। अभी कोई टेस्ट लैब ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए हमको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ब्रांडेड ही सामान ले, कोई और सामान ना ले, उसको अवॉइड करे। और जो गवर्नमेंट है उसको अपने एक्शन लेने ही पड़ेंगे, अभी उनको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इस काम के लिए कि ये चिप लेवल सिक्योरिटी जो है जी। उसको बढ़ाना पड़ेगा अभी आगे। दुग्गल साहब, हार्डवेयर अगर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए, एक्टिवेट करने के लिए सॉफ्टवेयर में हैकिंग चाहिए, तो वो हैक ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? भेड़ चाल का हिस्सा न बने। सारे लोग कुछ एक सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, आप उस भेड़ चाल का हिस्सा न बनिए। किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले एटलीस्ट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें, देख लें कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, साइबर सिक्योरिटी के फीचर्स क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कस्टमर रिव्यू क्या है। अगर लोग शोर मचा रहे हैं कि चोर हैं, यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो ये पहली घंटी है कि साहब आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना। अगर सॉफ्टवेयर आपसे कुछ ऐसी जानकारियां, परमिशंस मांग रहा है जिसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर के उद्देश्य या उसके फंक्शन के साथ नहीं है, तो वो दूसरी घंटी है कि ये कार्यक्रम नहीं करना और इस तरह के सॉफ्टवेयर आपने नहीं डाउनलोड करना।